स्टूडेंट्स, आमिना फ्रॉड क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें प्रकाश का परावर्तन का जो पार्ट था उसको हम लोगों ने फिनिश किया था। आइए आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बात करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, कारण क्या है, कैसे होता है, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, ये सभी चीज़ें आज हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो पहला है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन आपका जो टॉपिक है आज का, इसके पहले आपने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। उसमें आपने देखा था कि एक कांच लेते हैं, उसमें एक तरफ लेपन कर दिए थे, अर्थात दर्पण बन गया। ये एक आपतित किरण आई, क्योंकि इधर लेपन है, प्रकाश इसके दूसरे तरफ जाएगा नहीं, तो लौटकर इधर ही वापस आ गया। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तित किरण का जो घनिष्ठ बिंदु होता है, इसी पर क्या करते हैं, एक अभिलंब ड्रा कर दिए थे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना था कोण आई, जिसे हम लोगों ने आपतन कोण बोला था, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना था कोण आर, जिसे हम लोगों ने परावर्तन कोण का नाम दिया था। यह प्रकाश की इसी घटना को बोल दिया गया था कि यह प्रकाश का परावर्तन है। आप नियम में लिखा गया था कि आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण, और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दो नियम लिखाया गया था। ओके, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, लेप नहीं है, माध्यम बदला, पारदर्शी माध्यम है, यानी दूसरे माध्यम में भी प्रकाश गमन करेगा। तो आइए देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, भटक जाता है। प्रकाश किसी घटना को हम क्या कह देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कह देते हैं। ओके, आइए इसको हम लोग एक फिगर से देखते हैं, एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। एक ये कांच बनाया जा रहा है, कांच का टुकड़ा है ये, ठीक है। ये कांच है, जिसे हम लोग ग्लास कह देते हैं। ओके, एक आपतित किरण हम लोग लेते हैं, एक ये आपतित किरण लिया, और ये कांच है, बाकी सब क्या है, इसको वायु मान लेते हैं। ये वायु है, एयर। कांच की अपेक्षा वायु क्या है, विरल माध्यम है, और ये क्या है, सघन माध्यम है।
डेंजर है और ये रेयर है। अब इस आपतित किरण का जो है वायु में आई, कांच में गई, माध्यम चेंज हुआ, यहाँ वायु था यहाँ कांच आ गया। इसको सीधा जाना चाहिए लेकिन सीधा ना जा करके अपने मार्ग से यह भटक जाती है। बस प्रकाश की इसी घटना को ही हम लोग क्या कह देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, इसको सीधा जाना चाहिए लेकिन सीधा नहीं जाती। जहां पर यह माध्यम चेंज होता है जिस पॉइंट पर, वहां पर एक अभिलंब ड्रा करते हैं। ठीक है, ये N1 N2 ये आपतित किरण सीधा जाना चाहिए था लेकिन सीधा न जाकर के क्या हुआ, अपने मार्ग से विचलित हो गई अर्थात अविलंब की ओर झुक गई। सीधा न जाकर के क्या हुआ, अविलंब की ओर झुक जाती है। यह पूरा कांच है, यहाँ एक सीधा में आएगा रेखा प्रकाश की किरण, लेकिन अब फिर माध्यम चेंज हो रहा है। तो जहां पर यह उभयनिष्ठ पॉइंट है यहाँ पर फिर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। इस तरह से इसका नाम दे देते हैं M1 M2। अब इस किरण को, ये जो अपवर्तित किरण है, इसको अपनी सीध में जाना चाहिए। बोलिए, इसको अपनी सीध में जाना चाहिए। जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। इस तरह से इसको बोल देते हैं हम लोग आपतित किरण। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ये है अपवर्तित किरण। रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये है निर्गत किरण। और ये है अभिलंब। नॉर्मल
ये भी अभिलंब है M1 M2। आपने देखा कि जब प्रकाश एक समान माध्यम, एक समान का मतलब समांग, समांग मतलब सम धनांग बराबर समान, अर्थात यहाँ पूरा समांग है, सब विरल है, वायु है, लेकिन ये कांच है, अलग माध्यम हो गया। लेकिन इस पूरे कांच में तो पूरा एक समान माध्यम है, वायु में अपना एक समान माध्यम, लेकिन कांच में कांच ऐसा नहीं कि यहाँ कांच कुछ और है, यहाँ कांच कुछ और है, नहीं, एक समान कांच के अंदर कांच वाला माध्यम जो है वो एक समान है। इसी तरह एयर वाले में एयर का एक समान है। आपतित किरण यानी प्रकाश की आने वाली किरण जब एक समान माध्यम से चलकर किसी दूसरे एक समान माध्यम के तल से टकराता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसको जाना चाहिए था सीधा यहाँ, लेकिन सीधा ना जाकर के क्या हुआ, इस अभिलंब की ओर झुक जाता है, अर्थात सीधा यहाँ। और पुनः सघन से जब विरल में जा रहा है तो यह अभिलंब है, इसको जाना चाहिए था सीधा यहाँ, लेकिन अभिलंब से दूर इधर चला जाता है। तो इस तरह से प्रकाश का जब माध्यम चेंज होता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। बस प्रकाश किसी घटना को क्या कह देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कह देते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन ये अभिलंब, जैसे वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक उसी तरह यहाँ भी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ये आपतन कोण है, इंसिडेंट एंगल। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है आर, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी रिफ्रैक्टेड एंगल। तो इस तरह से यहाँ पे आपने दो कोण भी देख लिया। अब बात आती है कि ये प्रकाश का अपवर्तन की जो घटना है, ये घटने के पीछे कारण क्या है। तो हम लोग इसका कारण लिखते हैं। इसके बाद आपको जब इसका पीडीएफ दिया जाएगा तो वहां पर रिफ्रैक्टेड का यानी अपवर्तन का जो कारण है वो थोड़ा आगे लिखा दिया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा उसमें कि प्रकाश का अपवर्तन लिखने के बाद, यह चित्र बनाने के बाद पहले आप लिखिएगा अपवर्तन होने के कारण। ओके, पहले कारण लिखिएगा, फिर उसके बाद जैसे आगे मिलेगा वैसे लिखना है। ओके, तो अब हम लोग इसके कारण देखते हैं कि इसका कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन का कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन का जो कारण है वह अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का अलग अलग वेग का होना है। मतलब जैसे ये वायु है, वायु में प्रकाश का वेग कुछ है, प्रकाश की चाल कुछ है। इस कांच में जब प्रकाश की किरण आई तो इस कांच में प्रकाश का वेग कुछ और होगा। ऐसा नहीं है कि प्रकाश का वेग यहाँ कुछ और, जो यहाँ प्रकाश का वेग है, जो प्रकाश का वेग यहाँ है वही कांच में भी होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग का अलग अलग होना ही अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। ओके, दूसरा हो जाता है कि प्रकाश का जो माध्यम है, जैसे वायु है, कांच है, वायु में प्रकाश की किरण का वेग, प्रकाश की किरण का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की आपतित किरण का तीव्रता। अब ये चीजें कांच में भी, कांच में उसका वेग, कांच में उसका तरंग दैर्घ्य, उस किरण का, प्रकाश की किरण का,
और प्रकाश और कांच में उसकी तीव्रता क्या होती है, अलग अलग होती है। ओके, वायु में प्रकाश की किरण का वेग, तीव्रता, तरंग दैर्घ्य अलग होगा। कांच में उसी प्रकाश की किरण का वेग, तरंग दैर्घ्य, तीव्रता अलग होगा। ओके, जबकि आवृत्ति एक समान होती है। जो आवृत्ति निर्वात में या एयर में होगा, वायु में होगा, वही क्या होगा, कांच में भी होगा। तो आवृत्ति समान होता है, जबकि प्रकाश का वेग, माध्यम चेंज होने पर वेग बदल जाएगा, प्रकाश का तीव्रता बदल जाएगी, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा। ओके, तो ये कारण हो जाता है अपवर्तन का होने का। ओके बच्चों, तो इस तरह से इसको लिखने के बाद, ये डायग्राम बनाने के बाद प्रकाश के अपवर्तन के होने का कारण आप लिखेंगे। उसके बाद आता है विरल माध्यम और सघन माध्यम। किसको हम विरल माध्यम कहेंगे और किसको हम सघन माध्यम कहेंगे, आइए देखते हैं। जिसमें दो माध्यम है, जैसे कोई दो माध्यम है, एक ये और एक ये, इसमें प्रकाश की चाल देखे हैं, देख लिया हमने। इसमें भी प्रकाश की चाल हमने देखा कि एक में प्रकाश का वेग ज्यादा दूसरे की अपेक्षा, ठीक है। तो जिसमें प्रकाश का वेग ज्यादा दूसरे की अपेक्षा विरल होगा, जबकि ये क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। सिंपल। फिर देखिए, दो माध्यम है, प्रकाश का वेग दोनों में देखेंगे, जिसमें प्रकाश का वेग कम होगा वह ज्यादा सघन होगा या सघन होगा। इसमें अगर इन दोनों में इसमें वेग कम है तो इसमें ज्यादा होगा इसकी अपेक्षा, तो इसकी अपेक्षा ये विरल हो जाएगा। जिसमें प्रकाश का वेग ज्यादा है, जिसमें प्रकाश का वेग कम है, इसकी अपेक्षा क्या हो जाएगा, ये विरल हो जाएगा। तो हम ये नहीं कहेंगे कभी कि कांच हमेशा सघन होता है, वाटर हमेशा सघन होता है, कोई द्रव सघन होगा, नहीं। दो के बीच तुलना करेंगे। जैसे जल और कांच के बीच अगर बात करेंगे, जल और कांच के बीच, तो जल में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है कांच के अपेक्षा, तो कांच क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, जल विरल हो जाएगा। ओके, लेकिन जल और एयर में अगर हम बात करें, जल और वायु में बात करें, तो वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है जल की अपेक्षा। तो यहाँ पर जल जो होगा वो सघन माध्यम हो जाएगा और एयर जो होगा वो विरल माध्यम हो जाएगा। जबकि अभी आपने देखा कांच और जल में कांच सघन था, जल विरल था, लेकिन जल और वायु जब लेते हैं तो जल सघन हो जाता है और वायु विरल हो जाता है। तो इस तरह से उन दोनों में आपको तय करना है, कैसे, वायु प्रकाश की चाल से। जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा वो क्या होगा, विरल होगा। उन दोनों में जिसमें प्रकाश की चाल कम वो सघन होगा। तो इस तरह से विरल माध्यम और सघन माध्यम को हम लोग तय कर लेते हैं, बता देते हैं। ओके बच्चों, तो इसको लिखने के बाद, प्रकाश का अपवर्तन लिखने के बाद आप ये डायग्राम बनाओगे, फिर अपवर्तन होने का कारण लिखोगे, फिर उसके बाद विरल और सघन लिख लोगे। ओके, उसके बाद फिर जैसे जैसे लिखाया गया वैसे ही आपको लिखना है। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपतित किरण क्या है, अगर विरल से सघन में जा रही है तो आप देख रहे हैं कि जो अपवर्तित किरण है अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। अर्थात इस सिचुएशन में आपतन कोण I जो होता है अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। कब, जब आपतित किरण जहां से आ रही वो विरल माध्यम होगा और सघन माध्यम होगा। यानी जब विरल से आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आएगी, उस सिचुएशन में आपतन कोण बड़ा होगा और अपवर्तन कोण
छोटा होगा, लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, देखो तो यहाँ पर ये आपतित किरण, इन दोनों में आपतित किरण कह देंगे, यह विलंब है, यहाँ आई डैश, यहाँ आई डैश, और यहाँ पर यह विलंब है और ये आर डैश हो जाएगा। तो इस तरह से जब सघन से विरल की ओर प्रकाश किरण जाएगा तो आपतन कोण क्या होगा, छोटा हो जाएगा अपवर्तन कोण से। ओके, इस तरह से किस माध्यम से आप प्रकाश आ रहे हैं, किस माध्यम में जा रही है, इसका भी ध्यान आपको देना है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल माध्यम में प्रकाश जाएगा तो अविलंब से दूर हट जाती है। ओके बच्चों, तो हम लोग इस तरह से तय कर लेते हैं कि कौन विरल है और कौन सघन है। ओके, तो ये डायग्राम आप बना लोगे। अपवर्तन के नियम